चौहान जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट में चर्चा करने के लिए मौका दिया। देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के कुशल नेतृत्व में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये केंद्रीय बजट भारत की तेज़ आर्थिक प्रगति, सर्वसमावेशक विकास के लिए ये बजट निश्चित तौर पर ये बताता है कि देश की जो प्रतिबद्धता है और विकसित भारत के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह बजट युवा शक्ति को केंद्र में रखते हुए महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, गरीबों, वंचितों और समाज के सभी वर्गों को सशक्त करने के लिए ये बजट है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस बजट का हम सभी स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, ये पूरे देश का बजट है। सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुसार केंद्र सरकार ने इस बजट में के माध्यम से देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग को न्याय देने का पूरा प्रयास किया गया है। इस बजट की इस सदन में विस्तृत चर्चा हुई है। बजट के कई सकारात्मक प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श ही हुआ है। मीडिया में भी इस पर व्यापक चर्चा हुई है और मैं खास करके महाराष्ट्र के संदर्भ में यहाँ अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभापति जी, महाराष्ट्र के लिए ये बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। ये बजट महाराष्ट्र के परिवहन और विशेष रूप में रेलवे क्षेत्र में क्रांति की नींव रखने वाला ये बजट कहूँगा तो गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र में रेलवे विकास के लिए इस बजट में रिकॉर्ड 23,926 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए कार्य प्रगति पर है। इनमें नई रेलवे लाइनों का निर्माण, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने वाले कार्य शामिल है। पिछले 12 वर्ष में महाराष्ट्र में लगभग 2,400 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई है और 3,744 किलोमीटर रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण ये पूरा हुआ है। आज महाराष्ट्र में 100% ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हुआ है। इसके साथ ही 1,228 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास का भी निर्माण हुआ है और इसीलिए ये बजट प्रोग्रेसिव है। मैं आभार मानूंगा प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिनके प्रयासों से रेलवे और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष के बजट में मुंबई पूना और पूना हैदराबाद जैसी हाई स्पीड रेल, इसको अर्थात बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई है। इन परिवहन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद मुंबई से पुणे की यात्रा लगभग 48 या 50 मिनट में पूरी हो जाएगी और पुणे से हैदराबाद की यात्रा केवल 1 घंटा 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो बदलते हुए जागतिक स्तर पर जिस गति से काम हो रहे हैं, हम भारत में भी इसका अनुमान ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर कोई अच्छी चीज़ जो दुनिया में है वो हमारे भारत में आज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये सब विकास की ओर जाने वाली चीज़ों का आज भारत में हम सबको फ़ायदा होने वाला है। इस चर्चा के अवसर पर मैं केंद्र सरकार को ये विनम्र अनुरोध करूँगा कि महाराष्ट्र में विशेषतः मराठवाड़ा क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ, उस एरिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगों की शीघ्र पूर्तता करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ रेलवे मार्ग विदर्भ और मराठवाड़े को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है। इस परियोजना के लिए इस सदन में हमारे पूर्व सदस्य विजय बाबू दर्डा के सहित अनेक लोग जनप्रतिनिधियों ने यह प्रयास किया, उसका काम भी शुरू हो चुका है। तो इसको निश्चित जरा गति देने की आवश्यकता है। इसको अगर प्रोविजंस ठीक से आने वाले समय में हो जाएगा तो एक टाइम बाउंड पीरियड में ये वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ का काम ये पूरा हो जाएगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण मांग जो रखना चाहूँगा कि नांदेड़ बीदर नई रेल लाइन में भी हमारा उसकी सैंक्शन हो चुका है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इस रेल मार्ग के माध्यम से नांदेड़ स्थित श्री हुजूर साहिब और कर्नाटक के बीदर स्थित श्री नानक झीरा साहिब को सिख धर्म के 2 पवित्र तीर्थ स्थल है वो एक दूसरे से जोड़े जाएंगे
और इस काम को भी हमको आगे बढ़ाना है, इसको गति देना है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये प्रकल्प जो नांदेड़ बीदर का है वो 50-50 शेयरिंग बेसिस पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% खर्चा करेगी और बाकी 50% दोनों स्टेट यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका को इसको कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे काम करना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट डिसीजन दे के अपनी अनुमति को दी गई है केंद्र सरकार को कि हम 50% कॉस्ट शेयर करेंगे, पर बाकी का हिस्सा जो कर्नाटक में आता है वो कर्नाटक का हिस्से का अभी भी कर्नाटक सरकार ने अनुमति अभी दी नहीं है। मैं इस बात से थोड़ा सा हमें चिंता है। हमारे जो कर्नाटक से भाई है हमारे, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो या कोई भी हो, मैं उनसे विनती करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को कर्नाटक सरकार से भी अनुमति मिलती है कि 50% कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे वो अगर उसमें अपना शेयर दे दे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलाकर नांदेड़ बीदर जो मैं समझता हूँ सिर्फ 157 किलोमीटर की उसकी दूरी है, वो जल्द से जल्द काम पूरा हो सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण लाइन है वो नांदेड़ लातूर की सीधी लाइन, रेल लाइन, अगर उसको शीघ्र स्वीकृति मिलती है तो वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में भाजपा सरकार ने ये तय किया है कम से कम 3 से 5 हज़ार नई रेलवे लाइन हम पूरे देश में हर साल बिछाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि नांदेड़ बीदर हो या नांदेड़ लातूर हो, ये दोनों मिलाकर सिर्फ 250 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। हम हमारे 3000 किलोमीटर में 250 किलोमीटर अनुमति देना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर है। तो इसलिए मेरी अनुरोध रहेगा रेलवे मंत्री से, ये दोनों लाइन को प्रायोरिटी के साथ में आप निश्चित तौर पर उसको अनुमति दें ताकि मराठवाड़े का पिछड़े हुआ एरिया में हमें विकास की ओर ले जाने वाले दोनों मार्ग निश्चित तौर पर हमें काम अच्छा होगा और उसका फ़ायदा ये दोनों राज्यों को, कर्नाटक को होगा और महाराष्ट्र के लातूर ज़िला और नांदेड़ ज़िला को भी होने वाला है। इसके अलावा 4 नई रेलवे सेवाएं जिसमें नांदेड़ पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, नांदेड़ छत्रपति संभाजीनगर, मनमाड़, कल्याण, वसई, सूरत, अहमदाबाद डेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और नांदेड़, हिंगोली, अकोला, नागपुर, नई दिल्ली, अमृतसर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और नांदेड़, हिंगोली, अकोला, भुसावल, मुंबई डेली सुपरफास्ट ट्रेन्स ये अगर शुरू करने के मराठवाड़ा क्षेत्र के यात्रियों के लिए ये प्रबल मांग है। और हमारी विनती रहेगी केंद्र सरकार के रेल मंत्री के इस बजट के द्वारा इन सभी चीज़ों का आज संजीदगी से विचार करें और इसमें दोनों स्टेट्स का विकसित भारत में एक बहुत बड़ा अच्छा कदम रहेगा जिसमें विकसित महाराष्ट्र को भी हम लोग एक आगे गति से ले जाने में उसका फ़ायदा होगा। इस बजट के माध्यम से महाराष्ट्र को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत महाराष्ट्र को लगभग 98,306 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसमें कोंकण क्षेत्र से खास करके काजू और नारियल उत्पादक किसानों को जो बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये बहुत ही स्वागतार्ह ऐसा फैसला है। किसानों के बारे में कई फैसले हुए हैं पर इसमें सबसे ज़्यादा ये फैसला इम्पॉर्टेंट है जिसमें कैश क्रॉप्स को अच्छे दाम मिलने के लिए आने वाले समय में अच्छी संभावना है। किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारी सबकी मांग है कि पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना ये हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब ने शुरू की है। और आज हम जब देखते हैं कि जब हमारी फसलों के दाम जब गिर जाते हैं तो उसमें जो VGF जिसे कहेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे कहते हैं, उसी तरह की से ये भावांतर योजना अगर पूरे देश में लागू की है, महाराष्ट्र में लागू कर दी है, उसका फ़ायदा ये होगा कि किसानों को बुरे वक्त में खास करके जब आपत्ति आती है, ज़्यादा बारिश होती है या फिर तूफान आता है, ऐसे वक्त में जब भाव गिर जाते हैं, दाम कम हो जाते हैं, उस वक्त ये हमारी भावांतर योजना का फ़ायदा होगा। और सिर्फ जो गैप है मार्केट प्राइस और किसानों को मिलने दामों में, इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर सभापति महोदय आने वाले समय में निश्चित होगा। इसलिए मेरी मांग है कि भावांतर योजना को हम पूरे देश में लागू करके खास करके महाराष्ट्र के लोगों की मांग है, इसी को हम लोग को ध्यान में देना होगा। मैं केवल महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है। ये परिवर्तन केवल चर्चाओं तक, कागजों पर सीमित नहीं है, बल्कि इस बजट में और आने वाले पिछले 11 सालों में जो बजट पेश किए गए हैं हम देखते हैं इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें कहीं रुकावट नहीं आई है। और ये सब जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागज़ पे नहीं, प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़े पैमाने में पूरे देश ने अनुभव किया है, जो प्रगति के मार्ग पर भारत देश को निश्चित आगे ले जाने के लिए इसका फ़ायदा होगा।
तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा, एक उत्कृष्ट बजट पेश किया गया है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है और तब यह बजट भारत का जो है वो आर्थिक स्थिरता और मजबूती प्रदान करने वाला है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस बजट का स्वागत करें और इसका समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री HD देवगौड़ा जी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।